हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे हम चैप्टर 2 के इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बाबू, जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था इसके ऊपर तो वो एक आध क्वेश्चन ही ऐसा था जो नया लग रहा था, बाकी सब पुराने थे। पर आज बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगेगा नया नया सा जो कहीं नहीं पढ़ा होगा। बट ठीक है बेटा, मैं कहता हूँ ऐसी चीजें पढ़नी ज्यादा जरूरी है नहीं, ऐसा बहुत कुछ है। आज कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है ना। और वो यही पढ़ना जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि बेटा बाकी तो अगर कोई चीज कॉमन है वो तो हर किताब में लिखी हुई है, हर कोई पढ़ के जा रहा है। एच तो आपको यही चीजें देंगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपको बता देता हूँ हम लास्ट मैंने यहाँ कहा था बस 22 दिसंबर लिखा है, 22 को पढ़ेंगे पर 23 हो गया, आज का टेस्ट था। ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर आज खत्म कर देंगे इसको बेटा। पढ़ना जरा। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑन एनी फोर बेसिस। बेटा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ और नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात है, और प्लान ऑब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स की बात है। ठीक है ना जी, कि 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या क्या अंतर है। बेटा ये 4 डिफरेंस है, पढ़ना जहां जहां पे आपको जरूरत मुझे लग रही थी कि ये वर्ड समझ नहीं आएंगे वहां पे भी मैंने मेंशन कर दी चीजें। लो पढ़ना एक मिनट जरा फटाफट से। बेटा पढ़ा मतलब आया। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या था बेटा, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज करना हो, जिनका जिनका काम ही स्ट्रक्चर चेंज करना हो। जैसे कि सोचो मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि सोचो इक्विटी, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, स्ट्रक्चर का मतलब कह सकते हो बहुत वास्ट चेंज, जिसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बेटा बात सारी। बढ़ जाए आगे, चलो जी। बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और जब भी बेटा डिफरेंस बोल रहा है तो चाहे कहे कि ना कहे, बेसिस के बिना मत लिखना। चलो जी अगेन बेटा, एक नया क्वेश्चन कह सकते हो। इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ आ कंट्री हाउ। भैया हमने तो कभी नहीं पढ़ा, पर बेटा मैं फिर भी कहूंगा इनका आंसर मैं क्यों पढ़वाऊं, खुद सोच लो, क्योंकि अगर पेपर में भी आ गया तो। इंडस्ट्रीज हेल्प टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ आ कंट्री हाउ। चलो एक बात आ गई भैया, सबने बतानी है कि 4-5 तो पूरी करनी है, 5 नंबर में आया 4-5 तो बताओ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हाँ ऐसा कह लो। और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हाँ कुछ ना मिले भैया, ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को जीडीपी नहीं कभी बोलता, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हाँ जी। और बस कैपिटल गुड्स। बेटा अगर इंडिया का आज भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है ना, तो एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए और तगड़ा करने के लिए इंडस्ट्री ने बड़ा कंट्रीब्यूट करा, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो मशीनरी देती है एग्रीकल्चर को। भैया ट्रैक्टर थ्रेशर्स ये किसने दिए, सब बेटा इंडस्ट्रीज ने तो दिए। और बस 3 ही बातें हुई हैं। बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना, चलो डेवलपमेंट की बात, बैकवर्ड रीजन को क्या कहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, इंफ्रा की बात कर रहे हैं ना। इंडस्ट्रीज ने तो इतना इंफ्रा बना कर दिया, इतने डैम्स आज की तारीख में, इतने हाईवेज, बाबू सब इंडस्ट्रीज की तो देना है। इतना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जिनसे फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो भी इंडस्ट्रीज की देने, हो गए 5 पॉइंट। ठीक है जी, हर चीज को बेटा पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ भी लोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना जी, तो खुद कोई चीजें तो खुद से बनानी सीखो। मैंने लिख दिया था सिंपल, मैंने कहा ठीक है तो ऐसे ही हो जाएगा। बाबू ये तो खैर वाक्य में बहुत आसान है, नोट्स की बात है, पढ़ना क्वेश्चन। सोप्स का मतलब बेनिफिट्स, इंडस्ट्रियल सोप्स का मतलब बेनिफिट से है, जस्ट लाइक वो सब्सिडाइज पावर सप्लाई, वो टैक्स हॉलीडे जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों। ठीक है बेटा, सिंपल है, नोट्स में से है क्वेश्चन तो बेटा। बाबू पढ़ना। गिव द एडवांटेज ऑफ
इंटरनेशनल ट्रेड मुझे पता है आप लिख सकते हो, पर फिर भी मैंने एक बार कर दिया था कि मैं रीड कराऊंगा ये क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रेड की एडवांटेज मुझे बता सकते हो थोड़ा थोड़ा? चलो बताना, एक आध तो बताओ। फॉरेक्स अर्न करोगे, सबके दिमाग में पहली बात तो यही आती है इंटरनेशनल ट्रेड से कि फॉरेक्स अर्न कर पाओगे। और लेकिन वैसे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है। चलो फॉरेक्स अर्न कर लिया मैंने, मान लिया। और सर बहुत सारी चीजें बैठती हैं, जितनी बोल रहे हो आप सब बैठती हैं, ठीक है ना बाबू? लेकिन अच्छे से लिख लोगे क्या इसको, ये तो बताओ बाबू। देखो बड़ी सीधी सी बात, पहले तो आप यही लिखना कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है किसी भी चीज में, तो आपको बनाना सिर्फ वो चाहिए जो आप सबसे सस्ता बना सकते हो, और वो इंपोर्ट करना चाहिए जो दूसरी कंट्री सस्ता बना सकती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है ना? अगर कोई चीज मेरा देश महंगा बना सकता है और मैं वो बना के जबरदस्ती अपने देश के लोगों को खिला रहा हूं, सर मैं कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रहा हूं, ठीक है ना? दूसरी बात बेटा, आपके लिए मार्केट टेरिटरी कितनी बढ़ जाती है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री ले जाते हो। सर जरूरी थोड़ी है मार्केट टेरिटरी आपके लिए 140 करोड़ लोग ही रहे पूरी जिंदगी, कि मैं तो इंडिया इंडिया ही सोचूं, इंडिया में ही बेचूंगा। सर इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री ले लो, मार्केट 700 करोड़ लोगों जितनी बड़ी हो जाएगी आपकी, एकदम 5 गुनी हो जाएगी मार्केट, ठीक है ना जी? दूसरी बात बेटा, जब जाओगे आगे बढ़ोगे कंपटीशन करोगे, तो मेरे को लगता है उसमें सभी देशों का भला होता है, कंपटीशन करने से कंज्यूमर को फायदा होता है, ठीक है ना जी? बात समझ में आ रही है? पक्का से रीड कराऊं या छोड़ दूं? लिख दोगे? रीड करा दो। चलो, कभी कभी तो अच्छे अच्छे बच्चे ऐसी बात कर लेते हो तो पढ़ना जरा। जो बात मैं बोल रहा था, बनाओ वो जो तुम सस्ता बना सकते हो, और जो तुम सस्ता नहीं बना सकते उसको इंपोर्ट कर लो। चलो ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो वर्ड ये याद रखना, लैंड रिफॉर्म को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना बस, ठीक है? लिखा जाएगा, लैंड रिफॉर्म सारे पढ़े होंगे चारों, देख लो ये बात आती है, एनसीईआरटी में नहीं थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। डिस्कस द इश्यूज दैट द 5 ईयर प्लान वर अनेबल टू एड्रेस। मैं कहता हूं अगर आपको लगे ना भैया मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी पढ़े नहीं, इंडिया की करंट प्रॉब्लम सोच दो, सब लिख दो। वो 5 ईयर प्लान ने भी नहीं एड्रेस की, तभी तो आज तक है, ठीक है ना? अरे दो तो बड़ी खास हैं जिसकी वजह से आज तक हम डेवलप्ड बन नहीं पाए और अगले कुछ सालों तक नहीं बन पाएंगे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिंदाबाद, दो तो पक्का हो गई। और है रीजनल इनइक्वालिटी, आज तक एड्रेस नहीं करी किसी ने, है जेंडर वाइसनेस, ठीक है कह सकते हो, लेकिन अब यार बहुत कम हो गया है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, कह सकते हो चलो, और अच्छा नहीं है अभी तक। इकोनॉमी से लिंक करो ना यार, जनरल प्रॉब्लम को क्यों 5 ईयर प्लान में डालते हो? इकोनॉमी से लिंक भी तो होनी चाहिए। चलो ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वैसे 5 ईयर प्लान में कभी कोई एम था नहीं, है इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है, बहुत महंगाई है भैया, ठीक है ना? और चलो पढ़ोगे एक बार, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़वाऊंगा, ठीक है ना? पॉवर्टी की बात तो यह है भैया, पूरे वर्ल्ड में जितने पुअर्स हैं उसका 50% इंडिया में रहते हैं, पॉवर्टी की बात यह है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात यह है भैया, सरकार को डेटा पब्लिश करने में शर्म आ जाए, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, कम से कम बेटा 23 करोड़ के आसपास लोग अनएम्प्लॉयड हैं, डेटा पब्लिश नहीं करते।
अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के इतने हाल खराब है, और आपको अगर पॉवर्टी की डेफिनेशन बता दो ना तो आप कहोगे कितनी रिलैक्स्ड डेफिनेशन है। थोड़ी सी मुश्किल कर दो तो भाई साहब इंडिया में 50 नहीं 75% लोग पुअर दिखने लगेंगे। पता है पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए बात यार, बहुत शुक्र है रब का, मैं तो कहता हूँ शुक्र करना चाहिए, जो तुम्हारे पास है वो कितनों के पास नहीं है। और वो पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, बाबू प्लीज सामने देखो, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो और 900 रुपए से कम कमाते हो पर मंथ तो पुअर हो, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से सोचो 30 रुपए दिन, मतलब एक टाइम का खाना 10 रुपए, इसको तो आप कह रहे हो मतलब एक आदमी एग्जैक्टली 901 रुपए कमाता हो तो पुअर नहीं है, इज कंसिडर्ड टू बी द नॉन पुअर। मतलब भाई साहब 30 रुपए दिन कमाने वाले को आप नॉन पुअर कह रहे हो? अगर आपने इतनी रिलैक्स्ड डेफिनेशन है तो बता रहा हूं 50% इंडियन, मतलब जितने वर्ल्ड में पुअर है उसके 50% इंडिया में रहते हैं, तो हालात तो सोच के देख लो। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दो डेफिनेशन को, कितने आ जाएंगे भाई साहब पता नहीं है। चलो जी बेटा, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, यार ये तो मेरे हिसाब से अब नहीं लिखना चाहिए, इंडिया थोड़ा ठीक ठाक इंफ्रा में बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये भी तुमने पेला हुआ है बस काम, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता ये इकोनॉमी से रिलेटेड कोई फैक्टर, ठीक है ना भैया, ये तो तीनों कंफर्म है। अरे यार तुम, मैं बताता हूं तुम्हारे को, तुम इतना परेशान हो रहे हो ना इस चीज को लेकर, भाई तुम्हारे पास जो तुम्हारी आईडी की यूनिट है कैसे डिवाइडेड है? पहले अपना हो गया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990, एलपीजी। अब बताओ क्या है करंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया? सर 500 चैप्टर के नाम चिपकाने, तुमने और कुछ भी नहीं करना। तुम भाग रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोला तुमने, बस तुम्हें यही तो करना था। तुम इतना तो दिमाग लगाते हो फालतू का, अच्छी जगह पे तुम्हारा दिमाग चलता नहीं होता। भागले कहीं के। हाँ यार, दीवार में सर मार ली इसके बाद। बाबू कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, डिस्कस। सर मुझे तो ये डर लग रहा था बच्चे डिस्कस क्या कराएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, मेरिट डिमेरिट बता के आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमने सब कुछ सही कर दिया। क्या लिखोगे इसमें तो बताओ। इन्होंने भी बढ़िया लिखा है पर मेरे को लगता है हम और अच्छा कर सकते हैं इसको। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये तो मानते हो, स्टेटमेंट तो सही है। थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में लिख दोगे, पर थोड़ा थोड़ा लिख के काम तो नहीं चलेगा मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, कुछ उसको इलेबोरेट तो करके बताओ। कोई बताओ मेरे को क्या लिखना चाहते हो भैया। माहौल गर्म हो गया, सब चुप शांत, बोर्ड का पेपर आज ही है। एक बार इनका पढ़ते हैं फिर मैं और इसको थोड़ा सा अच्छा करता हूँ, ठीक है बाबू। शुरू की बात तो मुझे लगता नहीं है पढ़ने लायक है, ये पॉइंट्स पढ़ने लायक जरूर है। यहां से पढ़ना, यहां से द फॉलोइंग फीचर्स। बाबू वो ना ये बताने की कोशिश कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ही सूट करता है, कि कुछ चीजें तो प्राइवेट सेक्टर बनाई जा रहा है, कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर पीछे पड़ा हुआ है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है तीन चार बातों से। एक बार इसकी पढ़ लो फिर एक आध बात मैं करूंगा। उसने बताने की कोशिश कर दी आखिरी में, ठीक है प्राइवेट सेक्टर को हमने बहुत खुली छुट्टी दे रखी है, पर अगर इंफ्रा की जरूरत लग रही थी तो पब्लिक सेक्टर को इंफ्रा में उतार दिया। और अच्छा करो, अगर डिफेंस आज की तारीख में इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है तो आप देख लो डिफेंस में जितना काम कर रहा है सब पब्लिक सेक्टर कर रहा है। कंपनीज के नाम है, मैं तो क्योंकि अब शेयर मार्केट कर करके ना कंपनीज के नाम रटे रहते हैं कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL है, ठीक है ना, BDL है। तीन कंपनियां सबसे अच्छी हैं। अभी एक IPO आ रहा है, अभी खत्म बंद हुआ है, आजाद इंजीनियरिंग, डिफेंस में काम करता है, एरोस्पेस में काम करता है, ठीक है ना बेटा। बाबू मिक्स्ड ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। आज भी बेटा गवर्नमेंट को लगता है किसी चीज का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर अच्छे से नहीं कर रहा, गवर्नमेंट पूछ जाती है उस चीज के प्रोडक्शन में
क्लियर है ना बेटा इतनी बात? अरे भूलते क्यों? बीएचईएल को, ओएनजीसी को, गेल को, आईओसी को, सब पब्लिक सेक्टर ही तो है, इतना बढ़िया काम कर तो रहे हैं। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। चलो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सिंपल बाद में लिख दिया, रीड ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज डीम्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। व्हाई? एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो नो डाउट यार, ठीक है ना, परफेक्ट है ना बात? हाँ जी सर। व्हाई? 6 बातें करनी है बस, अब ये बता दो, हैंड रेस कर लो जो जो बात बताना चाहते हैं। अब ये 6 तो बातें आज कर रही है, पेपर में आ गया कोई हर चीज थोड़ी तुम्हारी पढ़ी हुई आएगी क्या? बाकी एक एक भी नहीं बता सकते यार? 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 हेडिंग तो लिखोगे, एक एक भी नहीं बता सकते क्या? हाँ विशेष, वो तो यार बोल ही रहा था कृषि बात। चलो एम्प्लॉयमेंट देती है सबसे ज्यादा, इसलिए बैकबोन है हमारा। अब एक और आएगी बात, जीडीपी लिख दो पहले। चलो 2 बातें होगी और बताओ, वो 2 थक मत जाने, इसके बाद शुरू हुई है बात। परफेक्ट बात भैया। प्राइमरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश गुड्स है, वही तो बेटा इंडस्ट्री सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल बनता है। तो कहीं ना कहीं बेटा इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देने वाला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, 3। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है हमारा एग्रीकल्चर से, बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। 4th बात हो गई, 4 हो गई, 2 और। क्या बात कर रहे हो शिविका? नहीं बता दे, तो बता दे क्या लिखना है, मैं तो वही लिख दूंगा जो तो कहेगी, हेडिंग बना दे। तेरे को पता है ना, जब 6 मार्क का क्वेश्चन और समझ आ रहा हो तो पड़ोसी से हमसे भी एक्सपेक्ट करो, तो हेडिंग तो बता दे हमारे। बस तू समझ, राइटिंग्स के लिए इतना अच्छा है, कुछ भी चिपका देंगे हम, तू बस हेडिंग बता दे। हाँ जी। बेटा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस और वेयर हाउसिंग बिजनेस को प्रमोट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर करता है। आप देख लो, जितना ट्रांसपोर्टेशन है सबसे ज्यादा गुड्स एग्रीकल्चरल गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। तो पूरा का पूरा धंधा ही चल रहा है उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। एक काम की बात जो आप बोल नहीं रहे, सप्लाई ऑफ वेज गुड। भैया इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और कैटल्स 40 करोड़ है, 180 करोड़ लोगों का खाना है एग्रीकल्चर से। बोल ही नहीं रहे हो। वेज गुड, वेजेस होती है ना, वेजेस, एस नहीं लगाना, वेज गुड, खाने पीने का सामान। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? चलो जी, बढ़ जाते हैं आगे। ऐसे बहुत कुछ इन्होंने भी लिखा होगा। ओ आ गया जीडीपी तुम्हारा, वेज गुड, एम्प्लॉयमेंट आ गई भैया तुम्हारी, सबसे पहले ये, दूसरा जीडीपी। बाकी कुछ समझ आएगा नहीं है। ये रॉ मटेरियल बात वाली आ गई, ये कृष्ण ने भी बोली थी। चलो ठीक है बाबू, टेक्निकल रिफॉर्म्स बताने हैं। नोट्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इस पर टाइम लगाने उसी पे लगाएंगे भैया। बाबू कहता है ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7 जैसा सेम। आज का जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ा वहां पर भी तो यही था ना, हाउ इंडस्ट्री स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बाय। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चे कह रहे कौन सा? भैया जहां तुमने पहला पॉइंट जीडीपी बोला था, दूसरा एम्प्लॉयमेंट बोला था, वही वाला, वहीं से शुरू हुआ था ये एम्प्लॉयमेंट जीडीपी। चलो जी। बाबू रोल ऑफ एसएसआई लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, मैंने लिख दिया बाद में रीड। इतना तगड़ा लगा मेरे को ये क्वेश्चन। डिस्कस द प्रोग्रेस मेड इन द इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक बात बताओ बेटा, जब हमने ऑन द ईफ ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड पढ़ा था? अब एनसीईआरटी से भी पढ़ा था, अगर कुछ याद हो तो। कुछ कुछ याद है बेटा? कॉम्पोजिशन की हम बात करते थे, वॉल्यूम की बात करते थे, डायरेक्शन की बात करते थे। डायरेक्शन याद कराना क्या थी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन ओनली। वही नोट्स ब्रिटेन लिखता था और एक आध बात और करता था, श्रीलंका से थोड़ा सा था, इराक ईरान से थोड़ा बहुत था, ऐसा कुछ लिखता था अगर याद हो। ठीक है ना?
और चलो डायरेक्शन की बात हो गई। वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम उस टाइम पर 1956 में बेटा, 1950s में वॉल्यूम कम ही था ना, ठीक है ना। और हाँ, अब ये मैं इस पे क्या रहा था, कॉम्पोजिशन। हम क्या क्या चीजें बेटा करते थे एक्सपोर्ट और क्या क्या इंपोर्ट, याद है सर? सारे रॉ मटेरियल के नाम थे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा, इसके अलावा इंडिगो, इसके अलावा शुगर, ठीक है ना, याद है बाबू? अब उसने कहा क्या इंप्रूवमेंट हो गया, क्या प्रोग्रेस कर लिया आपने? बेटा देखो, अगर 1950 से 90s में देखा जाए, कहां इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड और कहां ये 40 साल, सर वॉल्यूम कितना हो गया होगा? वॉल्यूम तो कई गुना बढ़ गया होगा विशेष। बेटा वॉल्यूम तो कई गुना बढ़ गया होगा। बेटा डायरेक्शन अब आज की तारीख में क्या है? जितनी तगड़ी कंट्रीज के नाम सुने हुए ना, सबका नाम लिख देना कि इनके साथ आज की तारीख में हमारा ट्रेड है। मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। ये सबसे आसान होगा आपके लिए, क्योंकि मैं चीजें आसान करने के लिए हूं आपके, ठीक है ना जी। और बेटा वॉल्यूम हो गई, डायरेक्शन हो गया, अब कॉम्पोजिशन क्या लिखोगे इधर देखना। अब आप ये लिखोगे काम की बात कि इंडिया ने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। अगर कर भी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हम शुगर इंडिगो का बहुत एक्सपोर्ट कर रहे थे, बंद कर दिया। एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटी सारी उठा के दूसरी कंट्रीज को दे देते थे, कम कर दिया। समझ गए ना? ये इंप्रूवमेंट करिए हमने, प्रोग्रेस किया। एक बार फिर भी इनका पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लिखा होगा इन्होंने। नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख देंगे बच्चे, ठीक है। एक टर्म आती है ये, बोलता था ना मैं हमेशा बैच में, ठीक है। इन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया, उन कंट्रीज को कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, उन्हीं कंट्रीज के बीच में होते हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया। जब वो गेम्स दिल्ली में हुए थे ना, तब मुझे पता लगा था, अच्छा कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं। हाँ, तो हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते थे, कॉमनवेल्थ, अच्छा इसका ही कोई मतलब ढूंढते थे। सारी कंट्री मिला के पैसा पूसा डाल के करा रही है। ऐसे ही थे यार हम लल्लड़ थे। चलो जी, ठीक है बेटा। बहु पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाई वाज इट इंप्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सर मुझे लगता है ये क्वेश्चन लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। व्हाई वाज इट इंप्लीमेंटेड, कोई बता दो। अगर ये क्यों इंप्लीमेंट हो, अगर आपने बता दिया तो चलते हैं आगे, नहीं तो पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर। एक आंसर आ गया, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, इसकी वजह से इंप्लीमेंट किया गया था। एक और है, एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी की वजह से। अगर बनाना चाहो तो एक और बनता है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ग्रीन एवोल्यूशन के बाद इरिगेशन फैसिलिटी जगह जगह डेवलप हो जाएगी। तीन कारण थे जिसकी वजह से ग्रीन एवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। सबसे पहला कारण सेल्फ सफिशिएंसी था, ठीक है ना, जिसको लोग फूड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, फूड सेफ्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो सो सिंपल। पब्लिक सेक्टर को लीड रोल ही क्यों मिला, पता ही है यार सबको। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन बहुत काम का आने वाला है, तो मुझे याद आ रहा है। यस, मैंने एक टॉपिक छोड़ा था एनसीईआरटी से, याद है? मैंने कहा था मैं कराऊंगा, जब पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा जरूर ये बात, डिबेट ओवर सब्सिडीज, ठीक है ना, जो तुम्हारे पेपर में आया था, जहां मैंने लाइन दिखा दी थी कि आया डिबेट ओवर सब्सिडीज में, सही है, ठीक है ना। वो अगर ये पढ़ लेते तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी जैसी सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। While subsidies encourage farmer to use new technology, they are huge burden on the government finances। अगर आप देखो, ये फेवर करती है बात और ये अगेंस्ट है सब्सिडी की बात, दोनों बातें हैं ना। भाई फार्मर का फेवर जरूर करेंगे सब्सिडी पर, गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत बड़ा बर्डन है सब्सिडीज का। कहते हैं डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडीज इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है जी बाबू, पूरी बात पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया लिखा हुआ आंसर।
तो हटा लो सब्सिडी, यही तो होता है। पहले ही तो आदत ही तो डाली जाती है चीजें सस्ती दे दे के, जब आप उस चीज के आदी हो जाओ। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आज क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो तो चलो गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो नहीं दी, वो तो प्राइवेट सेक्टर की चाल थी ना। भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आज की तारीख में सरकार सब्सिडी दे रही है। जिस दिन आप हैबिचुअल हो जाओ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है 10,000 रुपए पर व्हीकल, 5,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट की, 15,000 रुपए व्हीकल सस्ता है। बस तू, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, पहले करोड़ व्हीकल बिकने दे, बस उसके बाद सब्सिडी कहां जाएगी, हवा भी नहीं आएगी, फिर सब 15,000 रुपए महंगा खरीदने को तैयार हो जाएंगे। चलो आगे तो करें इसको। अरे नहीं भाई नहीं यार, कैसी बात कर रहा है। उसने फेवर और अगेंस्ट की सारी बातें लिख दी जितनी एनसीईआरटी में। तुम पढ़ दे भैया, इतना सारा पढ़ोगे तो थोड़ा सा लिखोगे तुम। बात वही है ना भैया, जब बीकॉम चल रही थी ना, तो इतनी मोटी किताबें थी भाई, सीए कर रहा था साथ में, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, हम पहले ही खरीदते थे इसका आधे से भी आधा मॉडल, 25%। ठीक है ना, मॉडल में से भी ना किसी एक्सपीरियंस टीचर के पास जाते थे, टिक कर दो, वो भी टिक कर देता था उसका 50%, जो टिक करके देता था उसमें से भी हम 50% बढ़ के चले आते, तो हम सोचते ना हम टॉप आज ही करेंगे अभी, बिल्कुल अभी। तो भैया यही इसकी भी सोच है। खत्म नहीं हो रहा क्या? खत्म हो जाओ तो भाई। एक्सप्लेन हाउ इनपुट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कोटा टैरिफ एक्सप्लेन कर ही दोगे, हो गया। केस तो हम कभी पढ़ते नहीं, हम इतने होशियार, बिना केस पढ़े क्वेश्चन कर देते हैं। और क्या केस तो, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अभी तो पढ़ाया ये देख, यही नहीं लिखा हुआ मैंने, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, वो तेरे को समझ नहीं आएगी, मेरी भाषा लो प्रोडक्टिविटी, वो बात अलग है। सेकंड पढ़ना। सर बफर बनने लगा था ना, बफर स्टॉक वाली बात लिखनी है, खत्म हो गया पहला केस, लो बाबू लो। ये तो मैं क्या ही पढ़वा रहा हूँ, टाइम पास। कहते हैं ना थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब एक आध क्वेश्चन मुश्किल आ जाएगा, झेल लेना। चलो ये तो खैर खुद ही कर देते, इसलिए मेरे को इसकी भी इतनी टेंशन नहीं है, केस पढ़ना। ठीक है ना बाबू, ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है 1 मार्कर्स में। ठीक है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान का बेस बना था ना आईपीआर 1956। ये क्वेश्चन काम का है, आंसर इनका मुझे गड़बड़ लग रहा है, केस पढ़ो तुम्हें भी पता लग जाएगा आंसर गड़बड़ है। बाबू स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द स्टेट, स्टेट सप्लीमेंट नहीं कर रही थी, तो ये तो भैया फॉल्स है। ठीक है ना जी। एक बार मैंने ना एक एंगल से ये सोचा, मैंने कहा अगर बात ऐसे भी लिखी है तो मतलब तो शायद वही निकल रहा है, पर मैंने कहा फिर भी अगर क्लैरिटी तुम देना चाहते थे तो तुम क्लैरिटी ऐसे दे सकते थे कि स्टेट को लीड रोल दिया गया है, वहां से क्लैरिटी आती। तो ये स्टेटमेंट बेटा ओवरऑल फॉल्स ही है, स्टेट सप्लीमेंट नहीं कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट कर रहा था स्टेट को। ठीक है ना, लीड रोल तो बेटा स्टेट का ही था। ठीक है ना जी। चलो जी बेटा, सिंपल है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दिखा भी दिया है। बाबू एक बार पढ़ना, क्योंकि आप 1 मिनट में ढूंढ लेते, इससे कोई ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी तो लाइसेंस की जरूरत है अगर एक्सपेंशन करना था तो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ठीक लगा था मुझे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे तरीके से। बाबू कहता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ डैश कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेजर या पैक ऑफ पॉलिसी मेजर। बेटा कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारी चीजें थी, कोई एक चीज नहीं थी, यानी कि इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हो इस चीज को आप। इंडस्ट्री पॉलिसी में तो बहुत सारी चीजें थी ना, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो पूरा का पूरा। ठीक है,
एक आध क्वेश्चन थर्ड केस में भी बढ़िया है, बस ये लास्ट है जो क्वेश्चन ठीक ठाक है, बस वही पढ़ा दूं मैं आपको। चलो चलो पढ़ ही लो यार, दो तीन ही तो क्वेश्चन है, पढ़ ही दो। सेकंड क्वेश्चन वैसे बढ़िया है, बस मेरे को जो बढ़िया लगा, क्योंकि फिलअप बिना ऑप्शन के सबसे डिफिकल्ट है। कहीं फिलअप में तो यहीं पर ऑप्शन दे रखा होता है, या तो ये चूज कर लो या तो ये, वो तो आसान होते हैं। फिलअप अपने आप में मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज है 1 मार्कर्स में। तो ये मेरे को बहुत तगड़ा लगा, मैंने कहा फंस ही जाएगा इसमें कोई ना कोई बच्चा पक्का। फर्स्ट और सेकंड पढ़ लो, फंस जाते हैं ना, फंस जाते हैं, 100% फंस जाते हैं, 2 4 चले जाते हैं। 2 4 क्या, सारे ना बह जाते हैं, मुझे लग रहा है एक आधा ही सही करता है इसको कोई। ठीक है, जिसके पास बुक है ना, इसको तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो 1 1 मिनट की बात है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। ठीक है, रेड टैपिज्म, अरे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटी भैया, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज। आई ऐसे बोलते हैं, नहीं मोदी जी जब आए थे पावर में तो उन्होंने ऐसे ही कहा था बहुत सारी कंट्रीज में जाके उनकी पार्लियामेंट में, हम आपको रेड टेप नहीं रेड कारपेट देंगे। रेड टेप क्या होता है बेटा, रेड टैपिज्म का मतलब होता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। कह रहे रेड टेप का मतलब होता है वो ब्रांड, वही जो कोर्ट रोड पे है, ऐसे है ये। बेटा रेड टैपिज्म मतलब रेड टेप से ही बना है ये वर्ड। रेड टैपिज्म का मतलब होता है बहुत सारी फॉर्मेलिटी। चलो मैं बता देता हूं, अगर एक एग्जांपल के लिए मुझे बताना हो, वो नोटबंदी हो गई इंडिया में, ठीक है ना। अगर नोटबंदी में किसी ने एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया होगा, उसे समझ में आ गया वो रेड टैपिज्म किसे कहते हैं। सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह भीड़ रहती थी, अब अकाउंट खुलवाने अंदर कैसे जाए, और अकाउंट खुलवाने पहुंच भी जाए तो पहले काउंटर वाला कहता है वो तीसरे काउंटर वाला खोलेगा, तीसरे काउंटर वाले पे जाओ, फॉर्म दे दिया भैया भरवा लो फॉर्म, 5वें काउंटर से 5वें पे चले जाओ भैया, आधा ही फॉर्म भरना आता है, तुम 7वें पे जाओ। यही करते हैं ना एसबीआई वाले, काउंटर काउंटर खेलते हैं, इसे ही रेड टैपिज्म बोलते हैं। काम किसी का करना नहीं, ना भी नहीं करनी और करना भी नहीं, यही रेड टैपिज्म है बेटा। चलो जी, लो बाबू लो, खत्म। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाबू। मंडे